हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपका पहला जो चैप्टर है सत्ता की साझेदारी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपका कुछ सिलेबस कम हो चुका है, इसलिए बाकी जो चैप्टर हमने कर लिए हैं वो ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सत्ता की साझेदारी। इसमें क्या बताया गया है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है तो उसकी सफलता तभी मानी जाएगी जब सभी लोगों को साथ लेके काम किए जाते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। ये बताया गया यहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। ये बटी होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। विकेंद्रित कर देना मतलब क्या होता है? अपने हाथ में जो पावर है, ताकत है, अधिकार है, उनको बांट देना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार है हमारे या शक्तियां हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट को अपने पास रखना, बाकी को दूसरे लोगों में बांट देना, ये विकेंद्रित कहलाता है। तो इसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेल्जियम, इसका नोट्स बना के भेजा था मैंने, लेकिन नोट्स बाद में चलते रहेंगे, आप इसको यहाँ से समझें। तो बेल्जियम जो है हमारे देश के जो राज्य है हमारा हरियाणा, उसके राज्य से भी छोटा देश है बेल्जियम। ये कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है ये राज्य। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, अर्थात हरियाणा की आबादी से करीब आधी आबादी है। हरियाणा की आबादी आज लगभग 3 करोड़ है। 3 करोड़ 2011 में आबादी थी इसकी 2,53,53,000 कुछ। तो आज तो 3 करोड़ जरूर हो गई होगी, हो सकता है ज़्यादा हो जाए। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। और शेष जो 40% लोग हैं वो वेलेनिस क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष बच के 1% वो बोलते हैं जर्मन भाषा। अर्थात 80% फ्रेंच और 20% डच भाषा राजधानी ब्रुसेल्स में बोलते हैं। अर्थात ये बताया यहाँ पर कि बेल्जियम की जो राजधानी वो क्या है? ब्रुसेल्स। वहाँ भी 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब देखो आगे कहानी को पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक, अर्थात संख्या में कम कौन है? फ्रेंच भाषी लोग। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समर्थ और ताकतवर हैं। यानी यहाँ पर जिनकी संख्या कम है वो ज़्यादा ताकतवर और ठीक ठाक उनका रहन सहन होता है, अच्छी तरह से रह रहे हैं, गुजारा ठीक होता है उनका। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, टकराव होने लगे। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। यानी डच बोलने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर भी थे और उनकी राय एक जैसी नहीं बन पा रही, अल्पमत में थे। आइए स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। अब ये हमने यहाँ पर बेल्जियम के बारे में पढ़ा भी, तो बेल्जियम का ये जो पैरा है ये पूरी तरह से आपको कंप्लीट याद करना है। ये पैरा
बेल्जियम। जो पैरा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा याद करना है। फिर एक यहाँ से सिर्फ 2 लाइन जोड़ी जाएंगी। 50 और 60 के दशक में यहाँ पर डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में टेंशन रहने लगी, टकराव होने लगे यहाँ तक। फिर अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका भी इसी तरह का एक देश है। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब इसकी जो कंपैरिजन में है, बेल्जियम ने कैसे इसको हैंडल किया, श्रीलंका ने कैसे हैंडल किया, तो पहले श्रीलंका की पोजीशन जानते हैं कहाँ पर ये। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सबको पता होगा कि तमिलनाडु से आगे समुद्र है, वहाँ पर बीच में थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ से आगे श्रीलंका है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ के बराबर है, यानी हरियाणा के बराबर। हरियाणा से अब तो ये 2011 के आंकड़े हैं भी। हरियाणा की आबादी 2011 में 2,53,53,000 कुछ संख्या थी, आज लगभग 3 करोड़ हो चुकी है। हालांकि हरियाणा के बराबर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है, यानी सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है? सिंघलियों की, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। तो पॉपुलेशन कितनी है सिंघलियों की? 74%। फिर आता है तमिलों का नंबर, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिल भी 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, श्रीलंकाई मूल के तमिल और जो कि 13% हैं, हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन के समय में बागवानों में काम करने के लिए बाहर से लाए गए लोगों की संतान है। यानी हिंदुस्तानी तमिल कौन है? जब अंग्रेजों का राज था तो यहाँ पर बागों में काम करने के लिए भारत से यहाँ पर मजदूर के तौर पर आए थे और बाद में भी यहीं पर बस गए, तो हिंदुस्तानी तमिल। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर से देखें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और उत्तरी पूर्वी प्रांत में आबाद है। यानी तमिल लोग कहाँ पे रहते हैं? उत्तर और उत्तर पूर्वी। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में है, आबाद का मतलब रहते हैं। अधिकतर सिंघली लोगों की जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। श्रीलंका 7% ईसाई लोग रहते हैं। श्रीलंका में क्रिश्चियन कितने हैं? 7%, और सभी सिंघली और तमिल बोलते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रुसलेस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते। श्रीलंका में सिंघली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था। वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए देखें कि वास्तव में दोनों देशों में क्या हुआ। तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे भी हम इसको आज। आप इसको अच्छी तरह पढ़ना, और दोनों जो पॉइंट है, यानी बेल्जियम वाला हिस्सा और ये यहाँ पर श्रीलंका वाला हिस्सा जो बता रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए इस चैप्टर के, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होगी। फिर एक और पॉइंट है एथनिक, ये और बता देता हूँ आपको। एक ऐसा सामाजिक विभाजन, यानी समाज में बंटवारा होता है, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी वह सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शरीर की बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों, उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो ये जो एथनिक या जातीय है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कोई भी आपको 3 प्रश्न बनाए हैं मैंने। नंबर 1 एथनिक से क्या अभिप्राय है। दूसरा बेल्जियम की जातीय बनावट का वर्णन करें, ये पूरा पैराग्राफ बेल्जियम की जातीय बनावट। दूसरा पैरा है भी श्रीलंका की जातीय बनावट का वर्णन करें, ये पूरा पैरा यहाँ तक है।
तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान श्रीलंका में बागानों में काम करने के लिए गए थे, फिर वहीं पर ये बस गए। तो ये चैप्टर है, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना काम करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स।